सुनील जी, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने किया ही नहीं है फाइल और जिन्होंने गलत किया है, क्या ये दो क्लासिफिकेशंस होनी चाहिए अगर गलती से भी हुआ है? क्योंकि इसमें डेफिनेटली सजा का प्रावधान भी रखा गया। अगर अब लिस्ट में नाम आ गया उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती से किया है या उन लोगों के लिए जिन्होंने जानबूझकर किया है, क्या सजा का प्रावधान और उनको क्या भुगतना पड़ सकता है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग है। पहली बात है, हम रिवाइज रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो सेक्शन 139 ये कहता है कि आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिटर्न को रिवाइज करने का तरीका है कि आप 1 साल बाद तक, यानी 31 मार्च 2015 की रिटर्न आप 31 मार्च 2017 तक आप रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपकी असेसमेंट ना हुई हो। एक बात तो ये हो गई है। लेकिन अभी आपने पिछले 10-12 दिन पहले एक सर्कुलर आया था सीबीडीटी की तरफ से कि लोगों ने क्या किया था कि रिवाइज रिटर्न को भी माध्यम बना लिया था 8 नवंबर के बाद में ज्यादा कैश, कि हम लास्ट रिटर्न रिवाइज कर देते हैं, ज्यादा कैश रिटर्न दिखा देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। लेकिन इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 139 सेक्शन है वो खाली एक्ट ऑफ ओमिशन की बात करता है। अगर आपने जानबूझकर या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की सोची है तो उसके लिए रिवीजन आपको अलाउड नहीं होगा। उसमें बाकी प्रोविजन ऑफ द टैक्स आपको एक्ट लग जाएंगे। इसलिए रिवीजन सिर्फ होगा जहां आपको एक क्लरिकल मिस्टेक हो गई है या आप कोई चीज भूल गए हैं तो आप वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रिवाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जरूरत नहीं है जी। इनफैक्ट सुनील जी, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि लोगों के मन में एक्चुअली डर हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम आता है इस लिस्ट में उन्हीं को परेशान होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी एक आम आदमी की समझ के लिए अगर मानिए नाम आ जाता है तो उसके बाद क्या, कैसे स्टेप्स फॉलो आगे करनी चाहिए? बिल्कुल मत घबराइए। आपका नाम आता भी है तो हमारे पास हजारों केस आते हैं जब पे नाम आता है। सिर्फ आप देखिए, आप अपने वहां पर जाइए, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड डालिए, वो आपको लिस्ट देते हैं कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस हैं। आप उन ट्रांजेक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए, कंप्लायंस फाइल कर दीजिए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत उसको है जो उसको किसके पास में सोर्स नहीं है। आपके पास अगर सोर्स है, आपकी जेन्युइन ट्रांजेक्शन, आपने फॉरेन ट्रेवल किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी की तरफ से किया है, आपका नाम आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, आपका नाम आ रहा है, बाकायदा आपके पास सोर्स है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी 1%। घबराने की वाकई आपको घबराने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। सुनील जी, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट हो सकती है कि जवाब कब तक देना है, वहां से रिप्लाई कब आएगा? नहीं, देखिए, इसमें क्या होता है, जहां आपको कंप्लायंस का जब आपके पास नोटिस आता है तो उसमें टाइम लिमिट दी होती है कि आपको, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 139 सेक्शन में रिटर्न भरने का एक टाइम लिमिट है। अगर आप 31 मार्च 2014 रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कंप्लायंस टाइम पे नहीं करेंगे तो आप टाइम बारिंग हो जाएंगे। अगर आपको टाइम बारिंग हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए तरीका ये होता है कि आप हर साल उसको चेक कीजिए, कोई कंप्लायंस तो नहीं है आपके नाम से। अगर कंप्लायंस है, आप रिटर्न फाइल नहीं किया, आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। दूसरी बात जो हिमांशु जी कहते हैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, जो हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है। सैलरीड एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि मेरा टीडीएस काट लिया एम्प्लॉयर ने, अब मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। सैलरीड एम्प्लॉयज को रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और दूसरी गलती वो जो करते हैं, जो उनका सेविंग का ब्याज है या शेयर से प्रॉफिट आ रहा है, उसको डाल देना चाहिए। जनरली हमने देखा है कि वहां पर वो कंप्लायंस में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ये जो डिटेल्स है और इनफैक्ट बता भी रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सा चीजें आपको दिखाने की